हेलो बच्चों, आज मैं समुदाय के बारे में आपको बताऊंगा। समुदाय क्या है, समुदाय के लक्षण क्या होते हैं, समुदाय के प्रकार क्या हैं, ये सारी चीजों पर मैं प्रकाश डालूंगा। जिसमें समुदाय जो शब्द है, व्हाट इज कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या है। प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य के संग्रह होते हैं, जिन्हें हम सामाजिक और सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर अलग अलग नाम देते हैं। समुदाय भी एक प्रकार का मनुष्यों का समूह है। समुदाय का समाजशास्त्र में एक विशेष अर्थ है। आम बोलचाल की भाषा में इस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। उदाहरण के लिए हम अखबारों में अक्सर हिंदू, मुसलमान अथवा मुस्लिम समुदाय जैसे प्रयोग देखते हैं। समाजशास्त्र की दृष्टि से समुदाय का यह गलत प्रयोग है। अमेरिकी समाजशास्त्री किंग्सले डेविस ने समुदाय के भौतिक एवं सामाजिक आधार की चर्चा की है। वस्तुतः समुदाय परिवारों का ऐसा संग्रह है जो एक ही भूभाग में रहता हो। उस भूभाग की एक सामाजिक पहचान होती है। एक ही स्थान पर रहने के कारण उनमें सामुदायिक भावना होती है। इसके साथ ही समान स्थान पर रहने के कारण एकता अथवा हम भावना होती है और इसके सदस्यों में उद्देश्यों की थोड़ी बहुत समानता होती है। उदाहरण स्वरूप मोहल्ला, गांव, शहर और क्षेत्र समुदाय है। परंतु राज्य और राष्ट्र में भौगोलिक समानता होते हुए भी चूंकि वह भौगोलिक समीपता नहीं होती है जिससे व्यक्ति आपस में नियमित संपर्क कर सकें, इसलिए ये समुदाय नहीं होते हैं। समुदायों के लक्षणों में जैसे सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि एक निश्चित भूभाग, निवास और भौगोलिक समीपता होनी चाहिए। इस निकटता के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे की नकल करने की चेष्टा करते हैं। यह सामुदायिक भावना कम्युनिटी सेंटीमेंट है, जिसके कारण व्यक्तियों में एक समान होने की प्रवृत्ति होती है और एक दूसरे की नकल करने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण स्वरूप, जब किसी मोहल्ले में किसी परिवार के पास टेलीविजन नहीं होता है तो आमतौर पर लोगों में इनके प्रति गंभीर आकर्षण नहीं होता। पर जब कोई एक परिवार टेलीविजन खरीद लेता है और तो सभी लोगों में इसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। सामुदायिक चेतना भी एक स्थान पर रहने के कारण पनपती है। कम्युनिटी कॉन्शसनेस। प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री फर्डिनेंड टॉनिज ने समुदाय की चर्चा करते हुए कहा है कि यहाँ लोग निरंतर आपस में रहते हैं, एक दूसरे में को प्रभावित करते हैं। इस कारण से एक दूसरे के प्रति अपनत्व का भाव, कॉन्शसनेस ऑफ काइंड भी रखते हैं। वस्तुतः वे सभी एक दूसरे के शक्ति और समर्थन प्राप्त करते हैं अथवा इसकी अपेक्षा करते हैं। इससे ही हम भावना कहा जाता है। प्रत्येक समुदाय में अपनत्व की भावना समान नहीं होती है। उदाहरण के लिए मोहल्ला और गांव में लोग जितने घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं, शहर और क्षेत्र में उसकी घनिष्ठता से वे नहीं जुड़ते। समुदाय में नियमों, मूल्यों, आदर्शों एवं व्यवहार के स्वरूपों की भी कुछ समानता होती है। यह सही है कि सभी लोग एक ही समान नियम अथवा मूल्य का पालन नहीं करते, परंतु कुछ सामान्य नियम निश्चित रूप से होते हैं। इसी तरह कुछ समान उद्देश्य भी समुदाय में रहते हैं। मोहल्ले के सभी लोग मोहल्ले की सुरक्षा, मोहल्ले की सफाई आदि उद्देश्यों पर एकमत होते हैं। इस तरह समुदाय के आवश्यक लक्षणों में प्रथम है समान भूभाग, दूसरा सामुदायिक भावना, तीसरा सामुदायिक चेतना अथवा हम भावना, चौथा सामान्य नियम, मूल आदर्श इत्यादि एवं पांचवा है समान उद्देश्य। इन लक्षणों के रहने पर ही हम व्यक्तियों के किसी संग्रह को समुदाय कह सकते हैं। ऐसे समुदायों के बहुत सारे प्रकार हैं, टाइप ऑफ कम्युनिटीज। पहले भी मैंने समुदाय के जैसे इम्पोर्टेंट है, जैसे नाइबरहुड कम्युनिटी यानी मोहल्ला और नाइबरहुड कम्युनिटी। मोहल्ला किसी शहर के इस इकाई को कहते हैं जो भौगोलिक रूप से एक निश्चित स्थान में अवस्थित होता है।
आपसी संपर्क होता है, एकजुटता का अनुभव होता है। संतोष सिंह अनंत के अनुसार भारतीय मोहल्ले आमतौर पर धर्म और जाति के आधार पर संगठित है, अर्थात एक मोहल्ले से एक ही धर्म अथवा जाति के लोगों की प्रधानता होती है। औद्योगिक समाजों में मोहल्ले आमतौर पर वर्गीय समानता के आधार पर बसे होते हैं। स्वयं भारत और अन्य देशों में भी कभी कभी पेशा अथवा व्यवसाय के आधार पर भी मोहल्लों का गठन होता है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी औद्योगिक समाजों में व्यक्तिवाद एवं औपचारिकता के बढ़ने के कारण व्यक्तियों के नाम संपर्क ही नहीं और ऊपरी ऐसे बहुत छोटा होता है। तुलनात्मक रूप से मजुमदार ने कानपुर के अध्ययन के बाद, अशोक मित्रा ने कलकत्ते के अध्ययन के बाद और एनबी शोबानी ने कोल्हापुर के अध्ययन पर कहा कि मोहल्लों में न केवल भौतिक समीपता होती है बल्कि बहुधा ये सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र भी होते हैं। सामुदायिक संबंध, इस प्रकार एक समुदाय के रूप में मोहल्ले का गठन सघन छोटे स्थानों पर होता है। सदस्य अपने कार्यों में मोहल्ले के बाहर निकलते हैं, सामाजिक संपर्क का केंद्र होता है और ये एक सामुदायिक संबंध होता है। क्षेत्रीय समुदाय में जब एक क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान बनती हो, क्षेत्र के रहने वाले आपस में संपर्क करते हैं और सामाजिक संबंधों से जुड़े हो तो इस समुदाय को क्षेत्रीय समुदाय कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजपुरी क्षेत्र, मिथिला वासी क्षेत्र इत्यादि समुदाय के उदाहरण हैं। भौगोलिक निकटता जैसे ब्रज क्षेत्र है, भौगोलिक निकटता और एकजुटता तो होती ही है। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक क्षेत्र में हो जाती है। एक भाषा बोली का भी आधार होता है। विवाह आमतौर पर क्षेत्र में ही संपन्न किए जाते हैं। ये सब क्षेत्रीय समुदाय की विशेषता है। और ग्रामीण समुदाय ऐसे समुदाय हैं, ग्राम किसी एक ऐसे स्थान को कहते हैं जहां लोग लंबी अवधि में रहते हैं और अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ग्राम समुदाय परिवेश की दृष्टि से प्रकृति के अधिक निकट होता है। इसमें कृत्रिम बनावट कम होते हैं। आर्थिक दृष्टि से गांव में श्रम विभाजन कम होता है। अधिकतर कृषि और इससे जुड़े हुए शिल्प और साधारण उद्योग की गतिविधियों पर यह आधारित होता है। गांव में जनसंख्यात्मक घनत्व भी कम होता है। परिवार बड़े होते हैं। पुरुषों की प्रधानता होती है। प्राथमिक संबंध और प्राथमिक समूह ही अधिक होते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से गांव को धर्म प्रधान, परंपरा प्रधान और रूढ़िवादी भी कहा जाता है। एनएल सिम्स ने यह कथन सही है कि समुदायों की चर्चा उनके व्यापक सामाजिक चरित्र के आधार पर होना चाहिए। औद्योगिक समाजों के गांव, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के गांव, महत्वपूर्ण आधार पर कृषक समाजों के गांवों से भिन्न होते हैं। इनमें परंपरा और रूढ़ि की उतनी प्रधानता नहीं होती, न ही इसमें बड़े संयुक्त परिवार होते हैं। आधुनिक औद्योगिक समाजों से दूर दराज गांव भी, जहां पर टेलीविजन, टेलीफोन, सड़क, बाजार आदि की सुविधा होती है, अथवा ये निकटवर्ती शहरों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। सामाजिक चरित्र की इन भिन्नताओं के बावजूद गांव की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। प्रकृति के निकटता, जनसंख्या के आकार और घनत्व कम होना, श्रम विभाजन और बाजार की कमी, प्राथमिक संबंधों और समूहों की प्रधानता, पारंपरिक नियमों रूढ़ियों का महत्व होता है। इस तरह के लक्षण हमारे ग्रामीण समुदाय में मिलता है। शहरी समुदाय जो है, अर्बन कम्युनिटी, इसमें लुई मम्फर्ट ने व्यापक समाजशास्त्रीय चर्चा की है शहरी समुदाय पर, अर्बन कम्युनिटी पर। उनके अनुसार शहरी समुदाय में औपचारिकता, दिखावटीपन, हित पर आधारित संबंध और औपचारिक नियमों की प्रधानता होती है। इनको उसने शहरीपन, अर्बनिज्म के लक्षण कहा है। डेविस ने शहरों की चर्चा करते हुए इसमें अधिक सामाजिक भिन्नताओं के लोगों का निवास होता है, व्यवसायों की अधिकता होती है। दूसरा प्रमुख लक्षण है द्वैतीयक संबंध, सेकेंडरी रिलेशनशिप ज्यादा होता है। अपरिचय बोध ज्यादा महसूस किया जाता है। एनोनिमिटी
ज्यादा होता है। शहर के लोग रोजमर्रा के जीवन में मोहल्ले में ही संपर्क स्थापित करते हैं। शहरी जीवन में नियंत्रण के साधन अधिकतर औपचारिक होते हैं। प्राथमिक समूहों का प्रभाव तो होता है, परंतु इनकी संख्या काफी कम होती है। औपचारिक कानून, पुलिस, कोर्ट आदि का अधिक नियंत्रण के साधन होते हैं। शहरी जीवन के अवसर और साधनों के कारण ही डेविस ने शहरों में स्वैच्छिक संगठनों की अधिकता को ही महत्वपूर्ण लक्षण माना है। यानी क्या स्वैच्छिक संगठन, तो ये है वस्तुतः आधुनिक समाज में शहर का या नगर समुदाय की चर्चा तीन भिन्न दृष्टिकोणों से की जाती है। जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण और शास्त्रीय दृष्टिकोण और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, ये तीनों दृष्टिकोण हैं। जिसमें जनसंख्यात्मक भारत में जो है संख्या के आधार पर नागरिक सुविधाओं के आधार पर एक शहर निर्माण का एक कंसेप्ट बना है। ये विदेशों में भी इसी तरह है। और शास्त्र की दृष्टि से आर्थिक विकास के केंद्र होते हैं। इनमें शहर विकसित होते थे। उनका मूल कारण राजनीति, व्यापार, यातायात, धर्म और शिक्षा की सुविधाएं थी। आधुनिक काल में उद्योग एवं औद्योगिक व्यापार को शहरों का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। हॉस्लिट्ज ने शहरी समुदाय को ऐसी इकाई माना है जहां सस्ते और कुशल मजदूर पाए जाते हैं, यहाँ पूंजी उपलब्ध होती है, बाजार होता है, परिवर्तन अधिक होता है, यातायात की सबसे अधिक सुविधा होती है। आधुनिक आर्थिक विकास शहरी जीवन के बिना संभव नहीं है। देश में शहरी आबादी का जितना ही अधिक प्रतिशत है, उससे आर्थिक दृष्टि से उतना ही विकसित माना जाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जैसा कि मम्फोर्ड ने कहा, औपचारिकता, दिखावटीपन और स्वार्थ की प्रधानता महत्वपूर्ण लक्षण है। इनके अतिरिक्त द्वैतिक संबंधों की बहुलता और प्रधानता, व्यवसाय और अन्य गतिविधियों के आधार पर समाज का विभाजन, सामाजिक गतिशीलता, व्यक्तिवाद, विवेकपूर्णता एवं अधिक सामाजिक गतिशीलता महत्वपूर्ण माना गया है। इस तरह हम देख रहे हैं कि रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी में काफी अंतर है। इसके बाद वाले मैं क्लास में आपको दोनों के डिफरेंसेज पर चर्चा करेंगे कि किस तरह का डिफरेंसेज है दोनों। तब तक आप इसके स्टडी करें।